नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी के छछुआ गांव में जमीनी विवाद में पूर्व पंचायत समिति मोहम्मद नसीम की पीट कर अपराधियों ने की निर्मम हत्या। पुलिस की हिरासत में मुख्य आरोपी। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत परिवादियों से डीएम ने की मुलाकात, जन शिकायतों का किया निष्पादन। बेनीपट्टी के समदा पंचायत के देवरी गांव में प्रेम संबंध में अवरोध के कारण हुआ था देवरी हत्याकांड। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा। मधुबनी शहर में अज्ञात बदमाशों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए 2 लाख रुपए। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के राम चौक के समीप 50 की संख्या में गैंग बनाकर जमीन कब्जा करने पहुंचे अपराधियों ने गृहस्वामी के साथ की मारपीट, गंभीर रूप से घायल। मधुबनी शहर के बाटा चौक से एक 4 चक्का वाहन की चोरी, स्थानीय थाना में आवेदन। लौकी पुलिस ने 3 बाइक पर लदे 72 लीटर देसी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। फुलपरास नगर पंचायत कार्यालय में उद्घाटन के 22 माह बाद भी नहीं शुरू हो सका आरटीपीएस काउंटर। मधवापुर के विशनपुर में 4 सालों से सड़क पर जल जमाव को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लदनिया थाना से नेपाल बॉर्डर तक सड़क के अतिक्रमण के कारण बढ़ रही मुख्य सड़क पर जल जमाव की समस्या। और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का किया आयोजन, किया कई मामलों का निष्पादन। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी थाना क्षेत्र के छछुआ गांव में पूर्व सरपंच मोहम्मद नसीम की अपराधियों ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस बाबत 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने इस कांड के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी थाना क्षेत्र के छछुआ गांव में पूर्व पंचायत समिति सदस्य सह पूर्व सरपंच मोहम्मद नसीम की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्र मोहम्मद शमशाद ने बताया कि उसके पिता सुबह लगभग 6 बजे घर से निकलकर गांव के चाय दुकान पर चाय पीने जा रहे थे। उसी दौरान कुछ लोग घात लगाकर रास्ते में बैठे थे। जैसे ही मृतक उन लोगों के सामने पहुंचे, उसी समय उन सभी लोगों ने लाठी, डंडा और चाकू से हमला कर दिया। हमला में बुरी तरह से वह जख्मी हुए, जिसे स्थानीय लोगों एवं परिजनों के द्वारा पीएचसी बिस्फी लाया गया, जहां पीएचसी के डॉक्टरों ने नाजुक स्थिति देख सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। मधुबनी जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों के द्वारा बिस्फी पुलिस को घटना की सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी कौशर खातून को हिरासत में ले लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मृतक के पुत्र मोहम्मद शमशाद के लिखित आवेदन पर गिरफ्तार एक आरोपी कौशर खातून के अलावा अन्य 8 लोगों के विरुद्ध बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। घटना हुआ कि ये सुबह मतलब जा रहे थे नाश्ता वास्ता करके चाय पीने के लिए, और इनके घर में और उनके मतलब के उस मोहल्ले में मतलब थोड़ी दूर की फर्क है। वो रास्ते में जा रहे थे तो ये अकरौली वाली के घर में बैठा हुआ था 8 आदमी। वो सब निकल के उसके बाद इसको मतलब के मारना शुरू किया। किस चीज से मारा?
लाठी पहना से और तलवार से। अच्छा, तो घायल हो गए? हाँ, घायल हो गए। कहाँ ले गए? कम ही हो तो मतलब जान था वहाँ पे। फिर वहाँ से उठा के हम लोग ब्लॉक लेके गए। ब्लॉक लेने के बाद वहाँ के डॉक्टर बोले कि नहीं, इनको मधुबनी लेके जाइए, यहाँ पे नहीं संभलेगा। कब लाए मधुबनी इनको? अभी मतलब के 2 घंटा हो, 1.5 घंटा हो। डेथ हो गया? हाँ। क्या नाम था? नसीम अहमद। पिता का नाम इनके? मोहम्मद जमीर। घर छछुआ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अमानतुल्लाह हुआ, हम उनके भांजा। अच्छा, तो कौन लोग मारपीट किया है इनके साथ? ये इसमें था गन्ने, सुल्तान, अनवर, इमरान और बिलाल, रिजवान। औरत में एक थी हमारी मतलब कौसर। क्यों मारपीट किया? हाँ, क्यों मारपीट? आदमी को हम देखे। क्यों मारपीट हुआ? जमीन खबर किया तो हम लोग वहाँ पहुँचे, जब तक वो लोग यहाँ से निकल गया, फरार हो गया, भाग गया। उसके बाद फिर अब्बा को लेकर हम लोग हॉस्पिटल आए, बीएसपी में वो इलाज थोड़ा चल रहा था, वहाँ से रेफर किया मधुबनी के लिए। मधुबनी लेके गया, वहाँ हॉस्पिटल में एंट्री होते ही डेथ कर गया पापा। ओके, तो क्या किस चीज़ को लेकर विवाद था ये? लेकर तो जमीनी है, जमीन का विवाद उससे पुराना चल रहा था, रमजान में चला था। उसके बाद वो पोस्टपोन हो गया, उसका कोई मुद्दा नहीं। उसके बाद कोई झगड़ा लड़ाई कोई कुछ नहीं था, ठीक है। एक बैग का आके प्लानिंग के तहत अनजाने में आके पापा के साथ ऐसा जुल्म किया, ठीक है। हम लोग को कोई जानकारी। किस वक्त की घटना है? 6 बजे मॉर्निंग की घटना। अच्छा, शादी वगैरह हुई है अभी इसमें? जी, अभी एक लेडीज की गिरफ्तारी हुई, जो मैन है उसने भी, जिसके कहने पर जो उसका भाई लोग मारपीट किया है, वो उसकी बहन अभी गिरफ्त में है पुलिस में। ठीक ठीक, क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस ने आश्वासन दिया कि सबको धीरे धीरे आज शाम तक सबको अरेस्ट करेंगे, ठीक है। पुलिस लगी हुई है, छानबीन में लगी हुई है। पुलिस की कार्रवाई से खुश हो? जी जी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि प्रत्येक शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में इस शुक्रवार को कुल 110 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे थे, जहां डीएम ने सबकी शिकायतों को सुनकर उसका त्वरित निष्पादन किया। वहीं संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादन का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कक्ष में जिले भर से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादन का निर्देश दिया है। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुल 110 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ आए थे। इसी क्रम में मधेपुर प्रखंड के पचही निवासी रामधनी ठाकुर ने मौजा पचही के NH 527A में अर्जित जमीन के मुआवजा का सही भुगतान नहीं होने के लिए अमीन द्वारा गलत प्रतिवेदन देने की शिकायत की। खजौली के रामस्वरूप यादव द्वारा बीते 16 महीनों से विकलांगता पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की गई। अंधराठारी निवासी गुणेश्वर महतो व अन्य ग्रामीणों ने मौजा डुमरा के सरकारी सड़क को कुछ ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत के पश्चात अंचलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने के बावजूद भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण खाली नहीं करने की शिकायत की। मधुबनी के गंगासागर कॉलोनी निवासी विजय कुमार झा ने जेसीबी से प्रवेश द्वार को तोड़ने एवं जबरन आंगन में घुसकर मारपीट करने की शिकायत की। मधेपुर के करहारा निवासी सुधीर कुमार झा ने सरकारी आम रास्ता एवं पोखर को अतिक्रमण करने की शिकायत की। अंधराठारी के रुद्रपुर निवासी गंभीर कुमार ठाकुर ने रुद्रपुर स्थित भारत गैस ग्रामीण वितरण के कर्मियों द्वारा उपभोक्ताओं से मारपीट करने व गैस कार्ड ब्लॉक करने की शिकायत की है। बाबूबरी के बुधुर चौपाल द्वारा पंचायत में मुखिया द्वारा स्वच्छता अभियान पर्यवेक्षक के चयन में मनमानी करने की शिकायत की है। बाबूबरी के मोहम्मद फारूक ने संवेदक MS एंटरप्राइजेज के द्वारा नल जल योजना में किए गए कार्य का मजदूरी नहीं देने की शिकायत की है। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से सारी शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते 18 जून को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के देवरी हत्याकांड मामले को लेकर जयनगर एसडीपीओ सह बेनीपट्टी के प्रभारी एसडीपीओ विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बीते 18 जून को देवरी गांव में हुए हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर।
बेनीपट्टी थाना के समदा पंचायत के देवरी गांव में बीते 18 जून की देर शाम में गोलीबारी में हुई हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी देवरी गांव निवासी ब्रिज बिहारी झा उर्फ गिरधारी झा के अलावा 2 अन्य व्यक्ति की भी संलिप्तता सामने आई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और घटना में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना प्रेम संबंध में हुए विवाद के कारण हुई थी, जिसकी पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर खुलासा कर लिया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बातें जयनगर के एसडीपीओ सह बेनीपट्टी के प्रभारी एसडीपीओ विप्लव कुमार ने शुक्रवार को बेनीपट्टी थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कही। उन्होंने बताया कि प्रेम संबंध में हुए विवाद को लेकर ही आरोपी ब्रिज बिहारी झा उर्फ गिरधारी झा के द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसमें पड़ोस के एक युवक मोहम्मद जहीर को गोली लगने से मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति जयकरण गिरी लड़की के पिता के हाथ में गोली लगने से वे जख्मी हो गए थे। इस संबंध में मृतक की मां द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रिम अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। घटना के बाद पुलिस के द्वारा इस कांड के आरोपी ब्रिज बिहारी उर्फ गिरधारी झा के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान बीते गुरुवार को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी बेनीपट्टी थाना के सरिसब गांव स्थित महादेव मंदिर के पास खड़ा है और वहां से निकलने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। इस संबंध में बेनीपट्टी के प्रभारी थानाध्यक्ष कुंदन वासुकी के द्वारा डीएसपी को सूचित किया गया तो उनके नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन करते हुए तुरंत छापेमारी का निर्देश दिया गया। इसके फलस्वरूप उनके नेतृत्व में छापेमारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरिसब स्थित महादेव मंदिर के पास पहुंचकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त किए गए हथियार की बरामदगी हेतु प्रयास किया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी के द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस घटना में 2 अन्य लोगों को भी शामिल होने की बात बताई गई है। एसडीपीओ ने यह भी बताया कि पकड़ा गया आरोपी कई आपराधिक कांडों में भी संलिप्त रहा है, जिसमें देवरी हत्याकांड के अलावा बेनीपट्टी व साहरघाट थाना में अलग अलग 2 प्राथमिकी दर्ज है। फिलहाल देवरी मामले का अनुसंधान जारी है। प्रेम संबंध में तीसरे व्यक्ति पड़ोस के युवक को गोली मारे जाने का दूसरे कारण की भी संभावना होने की बात पूछे जाने पर एसडीपीओ ने कहा कि अनुसंधान के क्रम में यह भी सामने आया है कि आरोपी के प्रेम संबंध में मृतक बीच बीच में हस्तक्षेप करता था और आरोपी के साथ मृतक का पहले से भी कुछ और मामला चल रहा था। अब अनुसंधान के क्रम में यह स्पष्ट हो सकेगा। वहीं छापेमारी टीम में सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, प्रभारी थानाध्यक्ष कुंदन वासुकी, एएसआई मुकेश कुमार व पीटीसी संतोष कुमार शामिल थे। इसका कब तक प्रेम प्रसंग था और इसमें जहीर की एंट्री कैसे हो गई? इसमें प्रेम अनुसंधान के क्रम में ये बात पता चली है कि प्रेम प्रसंग का मामला था और उसमें जहीर नामक युवक का भी बीच बीच में कुछ तरह का हस्तक्षेप। हम लोग अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान कर रहे हैं और जैसा कि जानकारी है कि जो जहीर युवक है जो इस कांड में जो है ये मृत्यु हुआ है, उससे संबंध में इसके साथ भी जो था अपराध कर्मी के साथ भी कोई मामला पहले से रहा है और इस अपराध कर्मी जो कि ब्रिज बिहारी झा और गिरधारी झा है, इनका जो है आपराधिक इतिहास भी है। बेनीपट्टी थाना कांड संख्या 180/22 एवं साहरघाट थाना कांड संख्या 120/23 में ये अपराधी भी रहा है। क्या यह मामला प्रेम त्रिकोणीय प्रेम का भी था? अभी अनुसंधान चल रहा है, जो बातें आती हैं तो और आगे क्लियर होगी। धन्यवाद। यार की भी कुछ जानकारियां आई हैं, हम लोग ये अनुसंधान कर रहे हैं, उसको भी बरामद किया जाएगा बहुत जल्द। नाम और गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये दिनांक 18/6/24 को 8:30 बजे रात्रि में देवरी ग्राम बेनीपट्टी थाना अंतर्गत एक जगह है, वहाँ प्रेम प्रसंग को लेकर युवक जो है जहीर की गोली मार के हत्या कर दी गई थी और उसी कांड में जो है एक व्यक्ति जयकरण गिरी जी जो लड़की के पिता हैं उनको भी घायल हो गए थे गोली। इस कांड में संलिप्त मुख्य अभियुक्त ब्रिज बिहारी झा उर्फ गिरधारी झा को कल गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व और दिशा निर्देशन में टीम गठित हुआ और मार्गदर्शन करके अंचल निरीक्षक जयनगर अंचल, इसके अलावा थाना प्रभारी और अन्य टीम जो है छापामारी का अभियान जारी रखा और इसको कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया जो सरिसब स्थित महादेव मंदिर के पास था और इसके स्वीकृति बयान के आधार पर 2 अन्य लोगों का नाम आया है, उसको भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। हत्या में प्रयुक्त बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को मधुबनी शहर से एक बाइक में रखे 2 लाख रुपए बदमाशों ने उड़ा लिया। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर पीड़ित आवेदनकर्ता किशोर साफी ने स्थानीय थाना में आवेदन देते हुए शिकायत दर्ज कराई है।
पुलिस ने कहा है कि शहर के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। 24 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहर में गुरुवार को अज्ञात बदमाशों ने बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए उड़ा लिए। घटना को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आवेदनकर्ता किशोर ने बताया कि गंगा सागर चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख रुपए निकासी किया तथा घर पहुंचे रुपया डिक्की से निकालने लगे, परंतु डिक्की में रुपया नहीं था। उन्होंने बताया कि बैंक से घर जाने के क्रम में तिलक चौक के पास रुके थे। आशंका जताई है कि तिलक चौक के पास ही किसी ने उनकी डिक्की से रुपया निकाल लिया है। नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि शहर के गदियानी मोहल्ला के किशोर साफी के बयान पर अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। अज्ञात चोर को पकड़ने को लेकर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से खंगाला जा रहा है। जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा। अब सूचना मिले कि कोई व्यक्ति पैसा डिक्की में रखे हुए थे और कहीं गए थे सामान वामान लेने के लिए, उनका डिक्की से पैसा कोई निकाल लिया है। तो पुलिस अभी छानबीन कर रही है, क्या मामला है, क्या सही है। ये कौन सी जगह हुआ है सर? जगह तो शायद शंकर चौक के आसपास में कहीं बताया है। अभी तक किसी व्यक्ति के विषय में उनके द्वारा देखा नहीं गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है थाना के द्वारा। हाँ, उसका देख रहे हैं लोग, सीसीटीवी फुटेज में कुछ आए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के राम चौक के समीप जमीनी विवाद को लेकर तकरीबन 40 से 50 अपराधियों ने गैंग बनाकर गृहस्वामी के साथ मारपीट कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि जानकारी मिली है, आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हथियार से लैस होकर असामाजिक तत्वों ने 40 से 50 की संख्या की गैंग बनाकर जमीन कब्जा करने गए गृहस्वामी के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। साथ ही आसपास के इलाकों में असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी भी की गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार मारपीट व पत्थरबाजी होने से आसपास के लोग डर के साए में जी रहे हैं। यह मामला नगर थाना क्षेत्र के राम चौक के पास का है, जहां असामाजिक तत्वों के हमले से कई लोग घायल हो गए हैं। घायल को इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायल गोपाल दास, सोनम देवी, बबीता देवी, शर्मिला देवी, प्रदीप भंडारी एवं 20 से 25 की संख्या में घायल हैं। 4 घायलों का इलाज सदर में चल रहा है तथा अन्य का इलाज निजी स्तर पर किया जा रहा है। घायल बबीता देवी ने बताया कि राम चौक के पास लगभग 10 बजे 40 से 50 की संख्या में असामाजिक तत्वों ने जमीन पर कब्जा करना चाहा, जहां रोके जाने पर परिवार के साथ मारपीट कर गंभीर तौर पर जख्मी कर दिया। उन्होंने बताया कि घर के बगल में स्कूल चलाते हैं। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे थे, जिस पर पत्थरों से वार किया गया। स्कूल में पढ़ा रही महिला टीचर के साथ बदमाशों ने छेड़खानी करते हुए उनके साथ भी मारपीट की। बताया कि सभी के हाथ में रॉड, डंडा व हथियार था। इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, आवेदन मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शर्मनाक घटना है, इस पर प्रशासन अपना काम करे और देखे कि ये क्या हो रहा है। किसी के दरवाजे पे जाकर कहेगा ये मेरा जमीन है, ये हो सकता है क्या? आप देखे रंजिश का बताया जा रहा है, इसमें 6-7 आदमी जख्मी हो गए हैं। उनका जो है इलाज भी होता है, बड़े इलाज जो है चालू किया चुका है। सब लोग नॉर्मल स्टेबल हैं और जिनको जरूरी है जांच की, वो जांच पर लिखा जा चुका है। कोई सीरियस भी है क्या? और जो भर्ती के लायक है उनको हम भर्ती कर रहे हैं और जो सिंपल सा है, कम दूरी वाले हैं। नाम क्या है? कुछ घायलों का नाम बताएं। कुछ उसमें से जो है सोनम देवी हैं, प्रमीला देवी हैं, फिर उसके बाद प्रदीप भंडारी हैं, गोपाल ठाकुर भी है। हाँ, अभी उनका नाम नहीं आया है, वो नाम लिखाएंगे। आधा दर्जन के आसपास। हाँ, लगभग 6-7 विवाद को लेकर के आज सुबह में 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसमें ईंट पत्थर से मारपीट होने की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस गई थी वहाँ। 2 व्यक्ति घायल हुए हैं उसमें, और वहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्राथमिकी दर्ज कर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts.
It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधुबनी शहर के बाटा चौक के समीप कुमार जनरल स्टोर्स के समीप खड़े एक 4 चक्का वाहन को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। गौरतलब हो कि अज्ञात चोरों के द्वारा पहले सुधीर कर्ण नाम के एक व्यक्ति के स्कॉर्पियो पर धावा बोला गया, लेकिन उसकी चोरी नहीं कर पाने पर बगल में खड़े बिरजू नाम के व्यक्ति की स्कॉर्पियो की चोरी कर ली गई। इस मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन दर्ज कराया है। मधुबनी शहर के बाटा चौक से पूरब कुमार जनरल स्टोर के पास सुधीर कर्ण नाम के व्यक्ति की स्कॉर्पियो गाड़ी का लॉक तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया, परंतु उस स्कॉर्पियो की चोरी नहीं कर पाए। फिर बगल में खड़े बिरजू राम
नाम के व्यक्ति की स्कॉर्पियो को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। मामले को लेकर नगर थाना में आवेदन दिया गया है। इस बाबत मधुबनी के नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने जानकारी दी कि आवेदन के आधार पर एफआईआर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। तार काटे से फायदा तार काटे से गाड़ी के जे ट्यूनिंग वाला आवाज जे करे साइरन बंद हो गेलै, साइरन बंद भ गेलै ताकि वो काम करे में सफल भ जेतै। तो के लोग तार काटल। तो रात में क्या गाड़ी चोरी भेलै? रात में एखन 2टा गाड़ी लागल छै। अच्छा, एकटा अहाँके ई भ गेल आ दोसर एकटा बिरजू राम के गाड़ी छलै, एहि में असफल भ गेल। अहाँके लॉक तोड़ला के बाद स्टार्ट नहीं कऽ पेलकै सर। अच्छा, और दोसर जे अहाँके बिरजू राम के S2 स्कॉर्पियो लागल छलै, ओकरा अहाँके सफल भ गेलै चोरल। घटना रात के 1:47 के छै। मेरे साथ भी घटना 4 बजे सुबह में हम गाड़ी देखने के लिए आए हैं। देखिए गाड़ी का पूरा लाइट जल रहा है। गाड़ी चोरी करने का प्रयास किया है। सीसीटीवी कैमरा में देखे तो तार यहाँ से खोल के काटा गया है। 4 बजे सुबह में जब उठ के आए गाड़ी देखने के लिए तो मेरा गाड़ी का चारों लाइट बढ़ रहा था और अंदर का डिस्प्ले चल रहा था। फिर वही घटना हो कि गाड़ी चोरी करने का प्रयास किया गया मगर चोरी नहीं हो पाया। तो बगल में पूरा बिरजू भैया गाड़ी था, उसका गाड़ी चोरी कर दिया गया। यहाँ जो घटना हुई है थाना से कितनी दूरी है? 100 मीटर की दूरी पर। 100 मीटर की दूरी पे घटना घटी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार राम हुआ। आपकी गाड़ी जो चोरी हुआ था चोरी नहीं हुआ, गाड़ी नंबर क्या है? BR32 है 666। क्या घटना हुआ आपके साथ? मेरे साथ घटना हुआ ये कि मेरा नाम हुआ बिरजू राम और मैं रोज की तरह अपना गाड़ी अपना घर पे लाए, रात में पार्क किए और यहाँ पे गाड़ी लगाए। रात में अपना आके 9:30 बजे के करीब यहाँ पार्क किए अपने घर के पास। फिर घर चले गए। स्कॉर्पियो गाड़ी थी। उसके बाद सुबह में उठ के जब हम 4:30 बजे के समथिंग उठ के बाहर आए तो मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी थी, जिसमें एक गाड़ी और लगी हुई थी और मेरे गाड़ी से आगे उस गाड़ी को भी छेड़छाड़ किया और वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाया तो मेरी गाड़ी नहीं थी, वहाँ पे चोरी हो चुकी। थाना को आवेदन दिए हैं? थाना को आवेदन दिए हैं। थाना पहुंची थी? यहाँ थाना आई थी, अपना वेरिफिकेशन किए हैं, CCTV कैमरा का फुटेज ले गए हैं और वो पुलिस प्रशासन के लिए क्या करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बिरजू राम, घर बाटा चौक, मधुबनी, सूरतगंज। गाड़ी नंबर BR32 PA 1685। कौन गाड़ी था? स्कॉर्पियो। बाटा चौक से जानकारी मिला है कि स्कॉर्पियो चोरी हुई है। कितनी गाड़ी चोरी हुई है? स्कॉर्पियो की चोरी के आवेदन दिया गया है, उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकी थाना की पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 72 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 3 बाइक पर लदे 72 लीटर देसी शराब के साथ 2 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान नरहिया थाना क्षेत्र के चतरापट्टी गांव निवासी दुखो राय एवं हनुमान नगर गांव निवासी अरुण शर्मा के रूप में की गई है। लौकी थाना पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास की नगर पंचायत में वर्ष 2022 के अगस्त माह में सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल के द्वारा RTPS संचालन काउंटर का उद्घाटन किया गया था, लेकिन इस उद्घाटन कार्य के 22 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक RTPS काउंटर का संचालन फुलपरास नगर पंचायत कार्यालय में नहीं हो सका है। नगर पंचायत कार्यालय में 22 माह बाद भी RTPS काउंटर का संचालन नहीं हो सका है। कार्यालय में RTPS के लिए तो ऑफिस बनाया गया है, लेकिन जरूरी उपकरण की व्यवस्था का अभाव है। कर्मचारी के अभाव में काउंटर नहीं खुलने की बात बताई जा रही है। नगर पंचायत के कार्यालय में RTPS केंद्र का उद्घाटन सूबे के परिवहन मंत्री व फुलपरास की विधायक शीला मंडल के हाथों बीते अगस्त 2022 में किया गया था। तब नगर पंचायत क्षेत्र के लगभग 22,000 से ऊपर की आबादी के लोगों की आस जगी थी, लेकिन उद्घाटन करने के वर्षों बीत जाने के बाद आज तक RTPS काउंटर अपने मूल उद्देश्य से बिखरता नजर आ रहा है। हालांकि जानकारों के मुताबिक नगर विकास एवं आवास विभाग से 5 अगस्त 2022 तक केंद्र बनाने का काम पूरा करने का निर्देश मिला था। इसके बाद केंद्र खोले जाने के लिए तमाम उपकरण जुटाया जाने लगा। लगभग 22 माह बाद भी केंद्र खोले जाने को लेकर कोई पहल नहीं हो रही है।
नगर पंचायत में कार्यालय खुलने से लोगों को कई तरह के प्रमाण पत्र बनाने में सहूलियत होती। इस केंद्र पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अन्य प्रमाण पत्र बनाने की चर्चा थी। साथ ही जाति, आय, आवासीय समेत अन्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा होने की संभावना जताई जा रही थी। नगर पंचायत के क्षेत्र में आने वाले मकान के टैक्स जमा होने के साथ ही दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन लेने की भी चर्चा हो रही है। हालांकि केंद्र पर मिलने वाली सुविधा को लेकर नया दिशा निर्देश आने और केंद्र खुलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। केंद्र खोले जाने में देरी से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस केंद्र पर बनने वाले प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन होने से स्थानीय लोगों को समय की बचत भी होगी। नगर पंचायत फुलपरास के ईओ मोहम्मद जफर इकबाल ने इस बाबत बताया कि आरटीपीएस पर कर्मी का अभाव है। अभी तक विभाग की तरफ से आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त होते ही आरटीपीएस काउंटर का संचालन कर दिया जाएगा। दिन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विशनपुर में 4 सालों से जल जमाव के कारण सड़क की स्थिति बदहाल है। आसपास के गांव से तकरीबन 3000 से अधिक लोगों का आवागमन इस सड़क से होता है, लेकिन बीते 4 सालों में आज तक इस समस्या के निदान के लिए कोई पहल नहीं की जा सकी। इसको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। उन्होंने जमकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विशनपुर में 4 सालों से सड़क पर जल जमाव की समस्या के खिलाफ वहां के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने राज्य व केंद्र सरकार और उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने इस समस्या के लिए विधायक व सांसद को जिम्मेदार ठहराया। स्टेट हाईवे 75 से विशनपुर होते हुए त्रिमुहान हाईवे तक जाने वाली सड़क पर 4 साल से कई जगहों पर जल जमाव की समस्या नहीं हटाए जाने की बातें लोगों ने कही। वार्ड नंबर 7 की समस्या को लेकर वरिष्ठ नागरिक वीरेंद्र प्रसाद सिंह, संजय यादव, पुरुषोत्तम सिंह सहित कई लोगों ने बताया कि पकरी, तड़ैया, अबारी, पिहवारा, बलसा, त्रिमुहान जैसे गांवों के करीब 3000 से अधिक लोगों का आवागमन इस बदहाल सड़क पर होता है। संवेदक ने 2019-20 में सड़क बनवाई, लेकिन नाला नहीं बनाने के कारण उसी साल से यह समस्या है। सड़क उद्घाटन से पहले योजना का साइन बोर्ड लगाने व उद्घाटन के बाद वहां से साइन बोर्ड हटा लिए जाने की बात ग्रामीणों ने कही। कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों में शामिल थे। हाय हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, अशोक यादव हाय हाय, यहाँ का सांसद हाय हाय, यहाँ का विधायक हाय हाय, यहाँ का सांसद हाय हाय। नीतीश कुमार कुर्सी खाली करो, नीतीश कुमार कुर्सी खाली करो, बिशनपुर रोड अनियमितता को दूर करो, ढलाई के ऊपर पानी है, शर्म करो, शर्म करो, ढलाई के ऊपर पानी है, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार हाय हाय, एनडीए गठबंधन हाय हाय, यहाँ का सांसद मुर्दाबाद, यहाँ का एमपी मुर्दाबाद, यहाँ का विधायक मुर्दाबाद। जी अपना नाम बताएंगे? वीरेंद्र प्रसाद सिंह। जी बताया जाए, आज आपके मोहल्ले में आपके ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ, क्या है मामला? मामला है 1919 में ही सड़क बना, लेकिन तब से पानी जल जमाव है। 5 महीना 6 महीना पानी इस पर जमता है। चलने फिरने में लोगों को दिक्कत होती है। आम लोग बड़ी कठिनाई से लोग जी रहा है। यही हमारा समस्या है। ओ, ये 4 साल से समस्या है। अगर मार्च में तैयार किया, मई से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीना इस पर जल जमाव रहता है। अच्छा, कितनी आबादी इस रास्ते से गुजरती है, इस बदहाल सड़क से? लगभग 2 से 3 हजार आदमी। 2 से 3 हजार आदमी 4 सालों से? 4 साल से। ओ, तो फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं पर नहीं की है? कोई सुनने वाला नहीं, कोई विधायक सुनने वाला नहीं है। किसी जनप्रतिनिधि से कोई शिकायत आप लोगों ने? शिकायत तो की है, मुखिया से तो सुनवे नहीं करता है। हमारे फंड का नहीं है। ये विधायक को कहिए, सांसद को कहिए, मनीष झा भी वही है, जिला परिषद, वो भी कहता है कि हमको उतना फंड पर नहीं मिलता है। तो फिर आखिर फंड कहाँ है, इस बात का जवाब क्या देते हैं लोग? हम लोग कोई जवाब गुम लगा देता है, बोलते में नहीं करता है कि क्या कहें हम। तो ये संवेदक के बारे में क्या कहेंगे? संवेदक स्थानीय बाहरी है? यह है पंचायते का है। पंचायते का जो लगाया अपना, जो बचा लिया, विभाग को दिया, अपने बचा लिया अपना को।
संवेदक से कभी ग्रामीणों ने बातचीत की है, उससे कोई कंप्लेन? क्या संवेदक क्या कहना है? सुन लेता है, कान में तूर दे के चला जाता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका अविलंब मरम्मत हो, नाला हो। नाला की वजह से पानी का निकासी नहीं हो रहा है, सरकार इस पर ध्यान दे। लोगों के घर के सामने ये जल जमाव है लंबे समय से, तो इससे तो इसमें और भी मलबों का शरण वगैरह भी होगा। गोबर है, पैखाना लोग करते हैं, बच्चा सब उसका गंध आता है, उसमें सांप कीड़ा भी निकल जाता है, उसमें सांप कीड़ा भी निकल जाता है। फिर रात को चलने में मुश्किल होती है। मुश्किल है, लोग ज्यादा नहीं करता, रोड छोड़ जाते, दूसरे गली से पार करके जाता है। बताइए, आप लोगों ने ग्रामीणों के साथ आज विरोध प्रदर्शन किया है, क्या है मामला? बिशनपुर वार्ड नंबर 7 में श्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह के घर के सामने जल जमाव है, और जल जमाव से स्थिति ऐसी है जो लोग घर से निकलना मुश्किल है। अगर अभी इस पानी में बरसात का मौसम है, किसी को सांप बिच्छू भी डस सकता है, ऐसी परिस्थिति है। और यहाँ इससे पीछे आप थोड़ा चले जाइएगा तो चंद्रशेखर झा के घर के नजदीक वहाँ जल जमाव है। उससे पहले आगे चले जाइए तो जीवछ खतबे के घर के नजदीक जल जमाव है। कई जगह कितने दिनों से? लगभग जब से यह सड़क बनी है 2019-20 से, जितना दूर में यह सड़क की लंबाई लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। अभी तो 5 साल भी पूरे नहीं हुए हैं जब से सड़क का निर्माण इस सुरक्षा अवधि में जो मरम्मत या समस्या खत्म करने के लिए कोई उपाय किए जाने होते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पे संवेदक के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई नहीं है। और जब सड़क का निर्माण किया गया, ग्रामीणों के द्वारा संवेदक को उसी समय बोला गया जो सड़क का लेवल इस हिसाब से करो जो पानी निकल जाए। लेकिन ये जो संवेदक जो काम किए हुए हैं वो इतना घटिया काम है। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं जो इस सड़क की जांच हो। और यहाँ साइन बोर्ड वगैरह लगाया था कि नहीं? योजना का विवरण वगैरह दिया था कि नहीं दिया था? काम बहुत दिन हो, उद्घाटन के समय में ही सिर्फ साइन बोर्ड लगा, इसके बाद साइन बोर्ड कहाँ चला गया जिसका कोई था पता नहीं। शिलान्यास के टाइम में काम शुरू होने से पहले नहीं लगाया गया? काम शुरू होने से पहले नहीं, काम जब हो गया इसके बाद बोर्ड लगाया गया, इसके बाद बोर्ड हटा भी लिया गया। अच्छा, बोर्ड उद्घाटन के बाद बोर्ड हटा लिया? जी, उद्घाटन के बाद बोर्ड हटा लिया गया। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं जो यहाँ नाला निर्माण हो, और यह जो पानी जल जमाव की जो व्यवस्था है सरकार इसका अस्थायी निदान करे। अन्यथा हम लोग, अगर इसका अस्थायी निदान नहीं होगा तो हम लोग आगे इसके लिए हम लोग आंदोलन। अपना नाम बताइए। संजय कुमार। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन।
रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड। लदनिया प्रखंड से नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली मुख्य सड़क जल जमाव का मार झेल रही है। गौरतलब हो कि हर वर्ष यहां बरसात के दिनों में जल जमाव की भीषण समस्या हो जाती है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंचल प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। लदनिया थाना से नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा जल जमाव जैसी समस्या से निपटने के लिए प्रखंड सह अंचल प्रशासन को मौखिक शिकायत की गई, बावजूद प्रशासन के द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण आवागमन करने वाले वाहन चालकों के अलावा राहगीरों को परेशानियों का सामना करना आना जाना पड़ता है। गौरतलब हो कि लदनिया थाना से लेकर नेपाल बॉर्डर तक करीब 1 किलोमीटर तक मुख्य सड़क के दोनों ओर दुकान खुला है। इस सड़क किनारे अधिकांश दुकानदारों के द्वारा सड़क की जमीन को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित कर दुकान के सामानों को सड़क पर सजाकर बिक्री करते हैं, जिस कारण पानी का बहाव नहीं होने पर मुख्य सड़क पर काफी दिनों तक जल जमाव की समस्या बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के 3 महीने वर्षा का पानी सड़क पर जमे रहने के कारण पूरा माहौल प्रदूषित होता है। सड़कों पर पानी के जल जमाव से हवा के साथ दूषित वातावरण होने पर महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। गौरतलब हो कि लदनिया थाना से नेपाल बॉर्डर तक एकमात्र मुख्य सड़क है, जिस रास्ते सैकड़ों की संख्या में भारत और नेपाल के लोगों का आना जाना होता है। लोगों ने बताया कि जल जमाव की समस्या कभी नहीं होती। दुकानदारों द्वारा अपने सामानों को दुकान में रखकर बिक्री करे तो ऐसी समस्या नहीं होगी। महीनों तक जल जमाव के बीच प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों का आना जाना होता है, बावजूद इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आगे नहीं बढ़ते हैं। लदनिया अंचलाधिकारी कुमारी राजीव रंजन ने बताया कि सड़क पर जल जमाव है। सड़क अतिक्रमित को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई लिखित शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन कर आवेदकों की समस्या के निष्पादन को लेकर संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्षों को निर्देशित किया। वहीं पिछले 24 घंटों में मधुबनी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से अलग अलग कांडों में कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मधुबनी पुलिस के द्वारा बीते 24 घंटों में कुल जिला भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
जिसमें 8 व्यक्ति को शराब के कांड में, हत्या के कांड में 1, हत्या के प्रयास में 3, वारंट में 4 और अन्य कांड में 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई। विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 468 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किए गए। दिन भर में 1 वारंट का निष्पादन हुआ। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 8 वाहनों से 9,000 रुपए बतौर जुर्माना राशि वसूल किया गया। इसके अलावा 5 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी जब्त की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 189 लीटर देसी विदेशी शराब को मधवापुर थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। 33 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को लौकही थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन कर आवेदकों की समस्या का त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक व थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। एक वर्ष में 3 से 4 बार ब्लड डोनेशन करने वाले रक्तवीरों को बीते गुरुवार को मधुबनी के डीएम के हाथों सम्मानित किया गया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वैसी संस्थाओं व वैसे लोगों को सम्मानित किया जो ब्लड कैंप का आयोजन करती है और साल में 3 से 4 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। वहीं इसी कड़ी में अयाची नगर युवा संगठन के विक्की मंडल को भी सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि उनके द्वारा अब तक तकरीबन 500 लोगों को निःशुल्क ब्लड मुहैया कराया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं उनसे यह खास बातचीत। विगत दिनों गुरुवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जिले में रक्तवीरों को सम्मानित किया। हमारे साथ अयाची नगर युवा संगठन के संस्थापक विक्की मंडल हैं। सम्मानित होने वाले में विक्की मंडल भी थे। इनकी एक संस्था है अयाची नगर युवा संगठन, जो अब तक लगभग 500 प्लस लोगों को जिंदगी इन्होंने बचा चुका है, वो भी निःशुल्क। बड़ी बात है, क्योंकि जब ब्लड की बात होती है और डोनेशन की बात होती है तो WHO की एक रिपोर्ट की माने तो किसी भी देश में जितनी उस देश की पॉपुलेशन है उसका अगर 1% भी ब्लड डोनेट वहाँ के लोग करें तो उस देश में ब्लड की किल्लत नहीं होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत के लिए भी कि भारत की जितनी जनसंख्या है और उस जनसंख्या का 1% भी भारत में ब्लड डोनेशन नहीं हो पा रहा है। ब्लड डोनेशन होता है लेकिन 1% से कम। वो कौन लोग हैं जो इस मुहिम में डटे हुए हैं? हमारे साथ विक्की मंडल हैं। विक्की मंडल से विशेष बातचीत हमारी होने वाली है। विक्की जी, सबसे पहले तो डेन में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सबसे पहले तो हम आएंगे कि डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने आपको सम्मानित किया और एक अलग स्तर से सम्मानित किया, क्योंकि वहाँ हमने भी देखा कि बहुत सारे संगठन के लोग थे, बहुत सारे रक्तवीर थे। आपका ये संगठन कब बना और इस संगठन का ध्येय क्या है, और अपने बारे में कुछ जरा बताएं। विक्की मंडल नाम हुआ मेरा, घर सिरसा पाई है। इस संस्था का निर्माण वर्ष 2016 ईस्वी में हम लोगों ने किया। उस समय हम लोग एजुकेशन प्लांटेशन पे काम करते थे। जब कोरोना का समय आया था तो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जिसमें पूरे बिहार से 30-40 सोशल एक्टिविस्ट उसमें जुड़े हुए थे। ये ऐसे सोशल वर्कर थे जो बड़े लेवल पे काम करते थे और इनका एक अलग पहचान है सामाजिक क्षेत्रों में। तो उस समय जो हम लोग के पास उस ग्रुप में कहीं से भी किसी तरह का ब्लड का केस, प्लाज्मा का केस, उसके बाद मेडिसिन का केस, फूड का केस, किसी तरह का केस आता था तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते थे। जब हमारे क्षेत्रों में ब्लड की आवश्यकता लोगों की होती थी और ग्रुप में हम केस डालते थे तो उस समय क्या देखने को मिलता था कि उसका कोई रिस्पांस नहीं लिया जाता था। लोग अगर फेसबुक पे डालते थे तो कमेंट नहीं आते थे, उसको लोग देखते नहीं थे, लाइक नहीं करते थे, किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं आता था। तो हमें लगा कि इस क्षेत्र में ब्लड जागरूकता का अभाव है, लोग ब्लड डोनेशन को लेके जागरूक नहीं हैं, ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहते हैं। उसी समय हम लोग जो है ब्लड डोनेशन का काम शुरू किए थे। स्टार्टिंग समय हम लोग 17 से 18 लोग जो है शुरुआत किए थे। पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे जिसमें हमारे टीम के ही लगभग 99% मेंबर थे। बाहरी लोग नहीं इसमें जुड़े थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का अभाव था।
और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग इस क्षेत्र में काम करना शुरू किए, लोगों को जागरूक करना शुरू किए। उसके बाद लोगों को समझाना शुरू किए कि ब्लड डोनेशन कीजिए, इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ब्लड डोनेशन खुद को भी फिट रखने के लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका 5-6 जांच जो है निःशुल्क हो जाता है, जिसमें आपका हेमोग्लोबिन, हेपेटाइटिस, HIV, उसके बाद VDRL, ब्लड ग्रुप, ये सब सारा जांच निःशुल्क हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि WHO का रिपोर्ट है कि अगर आप ब्लड डोनेट नियमित करते हैं तो 4-5 ऐसे गंभीर बीमारी हैं जैसे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर, इस तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। हम लोग धीरे धीरे काम करना, लोगों को समझाना शुरू किए, चाय दुकान, पान दुकान पे युवाओं को बताना शुरू किए, लोग जुड़ते गए, जोड़ना शुरू किए। तो आज हमारे टीम में लगभग 700 एक्टिव ब्लड डोनर जुड़ चुके हैं। 30 से 32 ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और 1000 से के आसपास हम लोग जो है डोनेशन अपने संस्था के माध्यम से करवा चुके हैं। मतलब विगत वर्षों आपने 30 से 32 ब्लड डोनेशन कैंप आप लोगों ने ऑर्गेनाइज कर चुका है और 700 प्लस एक्टिव आपकी टीम मेंबर्स हैं जो हमेशा हर वक्त तैयार रहते हैं निःशुल्क। और अब तक आपने लगभग 500 प्लस लोगों को ब्लड दे चुका है, वो भी निःशुल्क दे चुका है। जी। अच्छा, किस तरह का फ़ोन कॉल आता है, कैसे फ़ोन कॉल आता होगा, उस समय कहाँ रहते होंगे, नहीं रहते होंगे, ये पूरा सिस्टम जो है इसको कोरिलेट कैसे है? अभी मानिए आपकी मौजूदगी मधुबनी में है, अभी अगर किसी को दरभंगा में ब्लड की आवश्यकता है या अभी अगर किसी को पंडोल में ब्लड की आवश्यकता है तो उसको कोरिलेट कैसे करते हैं? आपकी टीम कहाँ कहाँ है, आपकी टीम एक्टिवेट कैसे होती है? ये पूरा चेन जो आपका है इसको जरा समझाइए। हमारे टीम में 700 आपको बताया 700 एक्टिव ब्लड डोनर हैं, लेकिन 40 से 50 ऐसे यूथ हैं जो 24 आवर जो है अगर ब्लड संबंधित किसी तरह का कोई केस आता है तो जो जिस हिसाब से फ्री रहते हैं ग्रुप में डाल देते हैं किस तरह का केस है, उनसे फिर बात किया जाता है परिजन से, और हम लोग ब्लड ऐसे मरीज को देते हैं जो वास्तव में ज़रूरतमंद होते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे लोग जो पैरविकार होते हैं जिनके घर में ब्लड डोनर होते हुए भी जो है खुद ब्लड डोनेट नहीं करते हैं और हम लोग से ब्लड की मदद मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग डिनाई करते हैं, मना कर देते हैं। ऐसे लोग जो जिनके परिजन मतलब जिनके घर के लोग जीविकापार्जन के लिए शहर में हैं और उनके महिला मरीज जो है भर्ती है, कोई ब्लड डोनेट करने वाले नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग पहले वेरीफाई करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सारा डिटेल लेते हैं, और जब हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं ये वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं तो हम लोग फिर उनको मदद करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम लोग का 40-50 जो एक्टिव मेंबर है, अगर जो जिस अकॉर्डिंग फ्री रहता है फिर उस केस को वो मेंबर उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको मदद करते हैं। इसमें बहुत सारे नाम जो हैं जैसे हमारे एक्टिव मेंबर सतीश मंडल हो गए, विकास साव हो गए, दीपक कुमार हो गए, प्रवीण कुमार झा है, उसके बाद रमेश ठाकुर है, नंदू ठाकुर है, उसके बाद हर्षनाथ झा है, ऐसे सुनील झा है, बहुत जोड़ के रखे हुए हैं। और उस ग्रुप में केस आते हुए अगर जिसका जो वास्तव में ज़रूरतमंद होते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे लोग जो पैरविकार होते हैं जिनके घर में ब्लड डोनर होते हुए भी जो है खुद ब्लड डोनेट नहीं करते हैं और हम लोग से ब्लड की मदद मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग डिनाई करते हैं, मना कर देते हैं। ऐसे लोग जो जिनके परिजन मतलब जिनके घर के लोग जीविकापार्जन के लिए शहर में हैं और उनके महिला मरीज जो है भर्ती है, कोई ब्लड डोनेट करने वाले नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग पहले वेरीफाई करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सारा डिटेल लेते हैं, और जब हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं ये वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं तो हम लोग फिर उनको मदद करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम लोग का 40-50 जो एक्टिव मेंबर है, अगर जो जिस अकॉर्डिंग फ्री रहता है फिर उस केस को वो मेंबर उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको मदद करते हैं। इसमें बहुत सारे नाम जो हैं जैसे हमारे एक्टिव मेंबर सतीश मंडल हो गए, विकास साव हो गए, दीपक कुमार हो गए, प्रवीण कुमार झा है, उसके बाद रमेश ठाकुर है, नंदू ठाकुर है, उसके बाद हर्षनाथ झा है, ऐसे सुनील झा है, बहुत जोड़ के रखे हुए हैं। और उस ग्रुप में केस आते हुए अगर जिसका जो जैसे फ्री रहता है फिर कोऑर्डिनेट करके उनको मदद पहुंचाया जाता है। ऐसा तो नहीं ना कि जो आपके टीम के मेंबर हैं उन्हीं के परिवार में ब्लड की आवश्यकता होती है तो आप देते हैं? अभी तक जो है हम लोग जो है अगर 500 प्लस यूनिट ब्लड डोनेट उपलब्ध करवाए हैं, उसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया और 50-60 यूनिट ऐसे हैं जो बिहार के तमाम जिलों में जो हम लोग उपलब्ध करवाए हैं। इसके अलावा जो है एक दिल्ली में हम लोग का टीम है, छोटा सा टीम है, क्योंकि अमूनन जो है हम लोग के मिथिलांचल के लोग इलाज करवाने के लिए दरभंगा, मधुबनी,
पटना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मधुबनी दिल्ली मूव करते हैं, बीच में कहीं नहीं रुकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में हम लोग कैंप नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, वॉलंटियरी डोनेशन करवाते हैं। 20 से 25 मेंबर वहाँ भी हम लोग का है, और मिथिलांचल के लोग जो अगर वहाँ पे जाते हैं इलाज करवाने के लिए, और वहाँ पे लोगों को जो अगर ज़रूरत होती है तो अभी तक हम लोग 30 से प्लस यूनिट ब्लड जो है दिल्ली में भी उपलब्ध निःशुल्क करवा चुके हैं। इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है? बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। विकी जी, आप तो इस फील्ड में बहुत पहले से है, एक रैकेट चलता है ब्लड के नाम पे, इसको आप माने या ना माने, हालांकि इसमें आपकी क्या सफाई होगी, हम चाहेंगे आप भी इस पे अपना कुछ कथन दें। होता क्या है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ चार्ज किया जाता है, बहुत सारा उसका तरीका है, बहुत सारा उसका वे है। तो आपकी संस्था कभी इस सब में संलिप्त कभी रही? हम लोग का जो है ब्लड डोनेशन पे काम करने का 2-3 उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा जो बात आपने बताया कि ब्लड डोनेशन को लेकर जो इसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ब्लड के नाम पे लोगों से ठगी करते हैं, उगाही करते हैं, अवैध उगाही करते हैं। तो हम लोग का मेन मोटिव वही है कि आजकल जो गाँव घर के जो गरीब लोग होते हैं वो इलाज करवाने के लिए दरभंगा मधुबनी जाते हैं, तो या तो वो अपना जेवरात गिरवी रखते हैं, या फिर ज़मीन के नाम पे पैसा लेते हैं, या फिर किसी साहूकार से लोन लेकर जाते हैं इलाज करवाने के लिए। उसके बाद जब उसको ब्लड की आवश्यकता होती है, और हम लोग जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में उन्हें पता नहीं होता है, तो ऐसे जो असामाजिक तत्व होते हैं उसे ब्लड के नाम पे ऐसे लोगों को जो है उनके नाम पैसा का उगाही कर लेते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क ब्लड पहुंचाया जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाया जाए, ताकि लोग जो है इस तरह के दलालों से बचे। दूसरा मेरा उद्देश्य है कि हमारे मधुबनी जिला में 41 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, और ये सरकारी रिकॉर्ड है, 41 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे। जी, सरकारी रिकॉर्ड है। और पता ही है कि थैलेसीमिया मरीज जिन्हें ब्लड, ऐसे मरीज होते हैं जिसे 7 दिन में भी, 15 दिन में भी और महीना में जो है ब्लड चढ़ाना होता है। जैसे हम लोग के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह उनको जीवन जीने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। और अगर हम लोग के जैसे भी मधुबनी जिला में जितनी भी संस्थाएँ अगर एक्टिव नहीं होंगे तो उस थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो दूसरा हम लोग का ये भी है कि ऐसे मरीज को, ऐसे थैलेसीमिया बच्चों को हम लोग जो है ब्लड डोनेशन कैंप निरंतर करके उस बच्चे को ज़िंदगी लगातार जो हम लोग जो है सेव कर सके। और तीसरा जो है उद्देश्य की अधिक से अधिक हर घर में रक्तदाता हो, इसके लिए हम लोग जो है बहुत बड़ा ये एक मुहिम कंटिन्यू चला रहे हैं। और 30-32 कैंप में हम लोग 90% कैंप गांव में जाके किए हैं, क्योंकि गांव में अभी भी ब्लड डोनेशन के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता का अभाव है। जागरूकता के अभाव की जब बात हम करें तो पूरे देश में है, चूँकि एक WHO का रिपोर्ट है कि किसी देश की जितनी परसेंटेज है उसका अगर 1% भी ब्लड डोनेट करे तो उस देश में ब्लड की किल्लत नहीं होगी। और ये भारत में ही नहीं, बहुत सारा ऐसा देश है जिसमें ब्लड की दिक्कत होती है। तो ये तो गांव। एक बात और बताइए, मतलब अब तक ऐसा कोई मोमेंट आपको याद है कि कोई कॉल आया होगा या कोई व्हाट्सएप मैसेज आया होगा और आपने ब्लड उन्हें दे दिया होगा बिना जान पहचान के, बिना कोई पैरवी पैगाम के, और वो अब तक कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स अभी तक आपको काम कर रहा होगा कि अरे अगर उस दिन उस बच्चे को या उस दिन उस पीड़ित को अगर ब्लड नहीं देते तो शायद वो इस जीवन में अब दोबारा प्रवेश नहीं वो लोग कर पाते। ऐसा कोई घटना आपके साथ? समस्तीपुर की एक महिला मरीज थी, नाम उनका बोलिएगा अगर याद हो तो। नाम याद नहीं है अभी। समस्तीपुर की महिला मरीज थी, वो दरभंगा में इलाज करवा रही थी, और इलाज के दौरान उन्हें 7 से 8 यूनिट ब्लड उस महिला को चढ़ा था, और महिला बच नहीं पाई। एक बच्चे को जन्म दी लेकिन महिला बच नहीं पाई, और उसके बाद उस बच्चे को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता हुई, और उनके परिवार के लगभग सभी लोग ब्लड डोनेट, जब भी 7-8 यूनिट चढ़ा था तो सभी लोग डोनेट कर चुके थे। अब उस बच्चे के लिए रात को 12 बजे मुझे फ़ोन, 12 साढ़े 12 बजे में फ़ोन आया था। उस बच्चे को इमीडिएटली ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड प्लाज्मा की ज़रूरत थी। अगर प्लाज्मा चढ़ेगा तभी बच्चा बच पाएगा, नहीं तो 3 घंटा में बच्चा कोलैप्स कर जाएगा। तो उस सिचुएशन में जब मैंने सारा तहकीकात किया और पता चला, फिर एक मेंबर हमारा दरभंगा में थे, उनको भेज के केस का सारी जानकारी उस रात को ही करवाए, और वास्तव में वो ज़रूरतमंद लोग थे, और मैंने उन्हें प्लाज्मा 2 यूनिट एट ए टाइम उस बच्चे के लिए उपलब्ध करवाए, और वो बच्चे अब ठीक हैं। उनके परिजन जो हैं लगातार हम लोग से कांटेक्ट में रहते हैं, बच्चे ठीक हैं, एक खुशी मिलती है। दूसरा एक केस ऐसा आया था कि मधेपुर की महिला मरीज थी, उनका वहाँ पर डिलीवरी हुआ था। डिलीवरी होने के बाद क्या हुआ, उनका पेट फूलना शुरू हो गया। फिर वो मधेपुर से उनको बताया गया कि आप दरभंगा ले जाइए। दरभंगा ले जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के डॉक्टर बताया कि इनको इन्फेक्शन हो गया है और 1 घंटा के अंदर 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है।
उनके परिजन लगभग सभी लोग बाहर थे। सिर्फ एक उनके सास लेके गई थी, कोई ब्लड डोनेट करने वाले नहीं थे। तो समय भी 3 घंटा का ही दिया गया था। 3 घंटा में अगर ब्लड लाएंगे उसके बाद हम सर्जरी कर पाएंगे तब ये बच पाएगी, नहीं तो नहीं बच पाएगी। तो हम लोगों ने एट ए टाइम उनको 1 घंटा के अंदर ही ब्लड उनको उपलब्ध करवा के नया जिंदगी प्रदान किया था। अच्छा, विगत दिनों कल मरीज थी, वो दरभंगा में इलाज करवा रही थी और इलाज के दौरान उन्हें 7 से 8 यूनिट ब्लड उस महिला को चढ़ा था और महिला बच नहीं पाई। एक बच्चे को जन्म दी लेकिन महिला बच नहीं पाई और उसके बाद उस बच्चे को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता हुई और परिजन उनके परिवार के लगभग सभी लोग ब्लड डोनेट, जब ही 7-8 यूनिट चढ़ा था तो सभी लोग डोनेट कर चुके थे। अब उस बच्चे के लिए रात को 12 बजे मुझे फ़ोन 12-12:30 बजे में फ़ोन आया था। उस बच्चे को इमीडिएटली ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड प्लाज्मा की ज़रूरत थी। अगर प्लाज्मा चढ़ेगा तभी बच्चा बच पाएगा, नहीं तो 3 घंटा में बच्चा कोलैप्स कर जाएगा। तो उस सिचुएशन में जब मैंने सारा तहकीकात किया और पता चला, फिर एक मेंबर हमारा दरभंगा में थे, उनको भेज के केस का सारी जानकारी उस रात को ही करवाए और वास्तव में वो ज़रूरतमंद लोग थे और मैंने उन्हें प्लाज्मा 2 यूनिट एट ए टाइम उस बच्चे के लिए उपलब्ध करवाए और वो बच्चे वो अब ठीक हैं। उनके परिजन जो हैं लगातार हम लोग से कांटेक्ट में रहते हैं, बच्चे ठीक हैं, एक खुशी मिलती है। दूसरा एक केस ऐसा आया था कि मधेपुर की महिला मरीज थी, उनका वहाँ पे डिलीवरी हुआ था। डिलीवरी होने के बाद क्या हुआ, उनका पेट फूलना शुरू हो गया। फिर वो मधेपुर से उनको बताया गया कि आप दरभंगा ले जाइए। दरभंगा ले जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के डॉक्टर बताया कि इनको इन्फेक्शन हो गया है और 1 घंटा के अंदर 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। उनके परिजन लगभग सभी लोग बाहर थे। सिर्फ एक उनके सास लेके गई थी, कोई ब्लड डोनेट करने वाले नहीं थे। तो समय भी 3 घंटा का ही दिया गया था। 3 घंटा में अगर ब्लड लाएंगे उसके बाद हम सर्जरी कर पाएंगे तब ये बच पाएगी, नहीं तो नहीं बच पाएगी। तो हम लोगों ने एट ए टाइम उनको 1 घंटा के अंदर ही ब्लड उनको उपलब्ध करवा के नया जिंदगी प्रदान किया था। अच्छा, विगत दिनों कल गुरुवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने आप लोगों को सम्मानित किया और आपकी काफ़ी चर्चा हो रही थी सर के हाथों से। सबसे पहले तो ये सम्मान मिला और मुझे जहाँ तक ज्ञात है शायद ये पहली बार जिला में ऐसा हुआ है कि डीएम अरविंद कुमार वर्मा के रहते हुए साल में 3 से 4 बार जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उनको सम्मान दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ? एक्चुअली ये सम्मान पूरे टीम का है। आयोजक का कुछ क्राइटेरिया होता है कि सभी को नहीं बुला पाते हैं। अगर सिर्फ फोटो में हम दिख रहे थे लेकिन ये पीछे 700 ब्लड डोनर हैं। ये सम्मान उन सभी के सहयोग, उन सभी का सम्मान है और ये सम्मान हम उन तमाम रक्तवीरों को समर्पित करते हैं जिन्होंने इस संस्था के साथ जुड़कर उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए ब्लड डोनेट किया, जिससे हम लोगों ने नया ज़िंदगी दिया और खुशी हुई, काफ़ी खुशी हुई। और एक ये पता चला है कि मधुबनी जिला को जो है थैलेसीमिया पीड़ित को सबसे ज़्यादा ब्लड उपलब्ध करवाने के लिए 8वां स्थान मिला है। इसमें ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर कुणाल सर को जो है 14 जून को पटना में सम्मानित किया गया है। यह भी हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा मतलब सम्मान है, हम लोग का ही सम्मान है, पूरे संस्था का सम्मान है कि हमारे ब्लड बैंक को जो है 8वां स्थान मिला है। तो ये भी उपलब्धि हम लोग के लिए है। ये सारा उपलब्धि उन तमाम जिले के रक्तवीरों को जाता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी संस्था के संस्थापक को, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबको बुला करके सम्मान करना बस की बात नहीं है, बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है। लेकिन विकी मंडल को सम्मानित किया गया है। जब हमने इनसे ये पूछा कि इस पे आपका क्या स्टैंड है तो उनका साफ और स्पष्ट लफ्ज़ों में ये कहना था कि ये जो सम्मान है ये हमारी पूरी टीम का सम्मान है। हमारे पीछे जो 700 लोग 24/7 हमारे लिए खड़े हैं, ये उनका सम्मान है और ये जो सम्मान है, ये सम्मान के असली हकदार वो हैं। हाँ ठीक है, ये उन्हें लीड करते हैं। विकी जी, मधुबनी का जो आम जनमानस है, खास करके जो युवा वर्ग है, जो गांव के लोग हैं, तो हमारी डेन टीवी के माध्यम से उन तक क्या संदेश रहेगा? सबसे हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि सहयोग का भावना रखिए। हम लोग जो काम कर रहे हैं वही सबसे बड़ा काम नहीं है। आप जहां भी हैं, जिस सिचुएशन में हैं, अगर लगता है कि मेरे खड़ा हो जाने से किसी का भला हो जाए तो आप भला कर दीजिए। तो सभी लोग सहयोग कीजिए और ऐसे लोग जो ब्लड डोनेट आज तक भी नहीं किए हैं तो उन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, ब्लड डोनेट कीजिए। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। 18 बार रक्तदान करके आप लोगों के सामने हैं और ऐसे ऐसे ज़िले में लोग हैं जो 50 बार भी रक्तदान किए हैं, 60 बार भी रक्तदान किए हैं। तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आज का जो समय चल रहा है इसमें ब्लड डोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर का जितना भी गंदगी है, जो भी है, वो मेडिकल रूप से अगर सफाया भी हो जाता है और आपका नियमित जांच भी हो जाता है। तो महिलाएं 4 महीना पे और पुरुष जो है हर 3 महीना पे ब्लड डोनेट कीजिए, कर सकते हैं। बिल्कुल कहा भी गया है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि सबसे बड़ा अगर दान करना है तो वो रक्तदान है और ज़रूर करें और इससे किसी भी तरीके से डरना आपको नहीं चाहिए। खुद विकी
मंडल 18 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और हमारे साथ हैं। और इन्होंने जो कहा, इनकी जो जर्नी थी, ये अयाची नगर युवा संगठन खड़ा कैसे हुआ, स्टैंड कैसे हुआ, किस तरह के लोग इसमें थे, कहाँ कहाँ इनकी टीम काम करती है, इनका ध्येय क्या है, इनका मोटो क्या है। हाँ, एक बात और, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यही ना विकी जी? बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। 2016 से हम लोग शुरुआत किए थे और बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल। 2016 से ये 2024 चल रहा है, अब तक कंटिन्यू इनकी जो टीम है वो फील्ड में डटी हुई है और निःशुल्क ब्लड मुहैया करा रही है। बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह के लोग हमारे समाज में अभी भी हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। लेकिन डोनेशन है, दान है, हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अगर हर एक घर में 2 से 4 ब्लड डोनर हो जाएगा तो भारत में तो ब्लड की जो कमी, इसकी किल्लत से जो लोग अपना जान गंवा बैठते हैं वो नहीं होने वाला है। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज मधुबनी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।